हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज फीटल सर्कुलेशन। यानी कि फीटस जब मदर के वूम में होता है उस टाइम उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। सो आज हम बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चेंजेज इन फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ, क्या क्या चेंजेस होते हैं सर्कुलेशन में। मीन्स जब प्री नेटल पीरियड से पोस्ट नेटल में ट्रांजिशन होता है उस टाइम पर क्या क्या सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट नेटल कंपोनेंट्स ऑफ फीटल सर्कुलेटरी पार्ट विच आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट सर्कुलेशन, दैट इज एडल्ट रेमिनेंट्स। मीन्स पोस्टनेटल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, फीटल सर्कुलेटरी पार्ट के जिसकी एडल्ट सर्कुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एज ए रेमिनेंट जो स्ट्रक्चर रहते हैं एडल्ट में। सो इस 3 कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और कॉन्सेप्ट फीटल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। फीटल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। फीटल मीन्स प्री नेटल पीरियड में जो सर्कुलेशन होता है उससे कह रहे हैं, यानी कि फीटल सर्कुलेशन को यहाँ पर प्री नेटल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, बिफोर बर्थ जो सर्कुलेशन हो रहा है, और पोस्ट नेटल यूज करते हैं यहाँ पर, मीन्स आफ्टर बर्थ जो सर्कुलेशन होता है, यानी कि एडल्ट सर्कुलेशन को यहाँ पर पोस्ट नेटल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। सो यहाँ पर अगर बात करें सर्कुलेशन की तो 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं। यहाँ पर प्री नेटल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, यानी कि फीटल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एडल्ट सर्कुलेशन। मीन्स एडल्ट सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट सभी को पता है, तो यहाँ पर ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है हार्ट में 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सभी को पता होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन को यहाँ पर राइट सर्किट भी बोलते हैं, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स लेफ्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में जो सर्कुलेशन होता है उससे नाम दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन का, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होती है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड की सर्किट को क्या बोला जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। या मैक्सिमम यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं वो कैरी होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें एडल्ट सर्कुलेशन की, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट जैसा सभी को पता है यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें यहाँ पर अगर चैम्बर की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड ऑफ द हार्ट है। सो राइट अपर साइड ऑफ द चैम्बर को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर ऊपर से जो वेन आ रही है, यहाँ पर बड़ी वेन होती है, सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं इसे, एसवीसी। और यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हेड और अपर एक्सट्रीमिटीज से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आईवीसी का क्या काम होता है, ये एब्डोमेन और लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में लाते हैं। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपर और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में ला रहे हैं। सो यहाँ पर इसका काम बेसिकली यही होता है। अब यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, जिसे नाम दिया गया है। यहाँ पर राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या फिर इसे मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। तो 2 तरह के वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। सो यहाँ पर किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यहाँ पर ये पोस्टनेटल की बात हो रही है, यानी कि आफ्टर बर्थ एडल्ट सर्कुलेशन की बात हो रही है, जिस टाइम पर लंग्स यहाँ पर रहते हैं, लंग्स मैच्योर होते हैं। सो यहाँ पर बात करें किस तरह से सर्कुलेशन होता है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आते हैं। राइट एट्रियम से यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में आते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज होती है। यहाँ पर बेसिकली हम जानते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सेप्शन यहाँ पर है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के केस में। सो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कैरी करती है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, बड़ी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी आगे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज बनाती हैं जो कि लंग्स में ब्लड को कैरी करती हैं। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कि गैस का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर ब्लड का जैसे ही ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होने के साथ यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आएंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो सर्किट है पल्मोनरी सर्कुलेशन का, राइट सर्किट जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जैसे ही लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम खत्म। अब यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन शुरू होगा। जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, राइट लेफ्ट एट्रियम में आया। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों लंग्स से ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, दोनों लंग्स से। यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर मिट्रल वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होते हैं, यहाँ पर एओर्टा है, एओर्टा की ओपनिंग होती है। अब एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा। यहाँ पर ब्रांचेज हैं, आपको दिख रही हैं। यहाँ पर इस ब्रांचेस से यहाँ पर हेड और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर डिसेंडिंग एओर्टा से यहाँ पर लोअर नीचे आकर यहाँ पर एब्डोमेन और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड को सप्लाई करेगा। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है एडल्ट में। नॉर्मल जो एडल्ट होते हैं उसमें इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सो ये तो हो गया बात एडल्ट सर्कुलेशन की। नॉर्मली एडल्ट सर्कुलेशन का ओवरव्यू हमने देखा, इस तरह से जो सर्कुलेशन होता है, नॉर्मल सर्कुलेशन एडल्ट में इस तरह से होता है। अब बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। फीटल सर्कुलेशन में लंग्स जो हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, लंग्स कोई भी फंक्शन नहीं करते हैं, कोलैप्स्ड होते हैं पूरी तरह से। सो यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, वो प्लेसेंटा से मिलती है फीटस को, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फीटस का होता है वो भी प्लेसेंटा में ही आते हैं। तो यहाँ पर प्लेसेंटा एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर काम करता है, एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर काम करता है फीटल लाइफ में। सो यहाँ पर बात करें किस तरह से सर्कुलेशन होता है फीटल के अंदर, तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा है, फीटस जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कौन कौन सी वेन्स और आर्टरीज होती हैं, सो इसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। यहाँ पर बात करें तो इनिशियल पीरियड में राइट और लेफ्ट 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 2 अम्बिलिकल वेन होती हैं, बट यहाँ पर 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है, 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिजेनरेट हो जाती हैं, राइट अम्बिलिकल वेन डिजेनरेट हो जाती हैं, बस लेफ्ट अम्बिलिकल वेन यहाँ पर बचती हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ना बोल के सीधे अम्बिलिकल वेन नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये रेड में आपको दिख रही है अम्बिलिकल वेन, यहाँ पर अम्बिलिकल वेन है। और यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरीज, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज से क्या होती है, जो फीटल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू ये प्लेसेंटा में आती हैं, और यहाँ से अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहाँ पर अम्बिलिकल वेन के थ्रू कहाँ जा रही है, फीटस की बॉडी में। सो यहाँ पर बात करें अगर अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन की, तो जैसा हमने बताया कि वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज और वेन में अपोजिट हो रहा था, उल्टा हो रहा था, वैसे यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरी में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अम्बिलिकल आर्टरी में यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, और अम्बिलिकल वेन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर अगर बात की जाए अम्बिलिकल आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 60% या फिर 50 to 60% यहाँ पर ब्लड का सेचुरेशन होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, और यहाँ पर 80% होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो यहाँ पर जो सेचुरेशन होता है फीटल लाइफ में कभी भी 100% नहीं होता है। तो यहाँ पर 80% जो अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड जा रही है उसका सेचुरेशन 80% होता है। सो यहाँ पर 80% सेचुरेशन के साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर अम्बिलिकल वेन के थ्रू एंटर किया अम्बिलिकस से। देखिए अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा में आया। प्लेसेंटा एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर काम कर रहा है, मीन्स यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है। कभी भी प्लेसेंटा में ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है, मदर के ब्लड से फीटल के ब्लड का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा,
गैस एक्सचेंज होगा। सो गैस एक्सचेंज के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, 80% ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, 80% सेचुरेशन वाला ब्लड होगा, वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू यहाँ पर एंटर करेगा। अब अम्बिलिकस के थ्रू एंटर करने पर यहाँ पर आगे बढ़ेगा, लीवर को पास करेगा, यहाँ पर लीवर में जाएगा, लीवर में जाकर बाइफर्केट हो जाएगा, 2 ब्रांचेज बन जाएंगे इसके। एक ब्रांच क्या करेगा, पोर्टल साइनस को सप्लाई करेगा। यहाँ पर लीवर है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर पोर्टल साइनसेस को सप्लाई करेगा और यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पोर्टल साइनस को ये सप्लाई करता है। सो वेरी लेस अमाउंट में ये सप्लाई करेगा, वेरी लेस अमाउंट में। और जो मैक्सिमम ब्लड होता है वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू यहाँ पर ये जाके ये नीचे से जा रही है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है यहाँ पर राइट एट्रियम में, वो यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये ब्लू वाला लाइन है। सो यहाँ पर ब्लू वाला जो है वो इन्फीरियर वेना केवा है, ये जाकर इन्फीरियर वेना केवा में यहाँ पर ब्लड को डालती है। सो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो डक्ट बन रही है यानी कि अम्बिलिकल वेन, ये जो आगे बढ़ के यहाँ पर बाइफर्केट हुई, बाइफर्केट होने के बाद 2 ब्रांचेज बनाई, एक तो पोर्टल साइनस में सप्लाई की और एक जाकर इन्फीरियर वेना केवा में। तो यहाँ पर ये आपको डक्ट जो दिख रहा है इतना, इस डक्ट को क्या बोला जाता है, डक्टस वेनोसस। वेनोसस क्यों बोला जाता है, डक्टस मीन्स डक्ट, यहाँ पर वेनोसस मीन्स 2 वेन को ये कनेक्ट कर रही है। कौन कौन सी वेन को कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर एक तो अम्बिलिकल वेन है और एक कौन सी वेन है, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा भी बड़ी वेन है। सो यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर रही है। सो यहाँ पर इसके थ्रू ब्लड वेना केवा में गया, इन्फीरियर वेना केवा में गया। अब इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड गया। अब यहाँ पर फीटल लाइफ में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहाँ पर सेप्टम में एक, यहाँ पर सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम होता है। तो सेप्टम सेकेंडम में यहाँ पर एक होल होता है जिसे यहाँ पर फोरामेन ओवल कहा जाता है। तो फोरामेन ओवल के थ्रू यहाँ पर एक संट का काम करता है। ये मीन्स संट का काम करता है, मीन्स राइट एट्रियम में जो भी ब्लड आ रहा है वो सीधा या लेफ्ट एट्रियम तक डाल देता है। तो यहाँ पर जो भी इन्फीरियर वेना केवा से जो भी ब्लड आ रहा है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये सीधा फोरामेन ओवल से ये पास हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। सो यहाँ पर डायरेक्ट ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला गया। अब यहाँ पर ये तो बात हुई इन्फीरियर वेना केवा की। अब सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है उसकी बात की जाए तो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए यहाँ पर नीचे से जो आया, ये यहाँ पर अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो यहाँ पर मिक्स होके ब्लड गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। और यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी राइट एट्रियम में आएगा। अब राइट एट्रियम में आएगा, ऊपर से ये ब्लड आ रहा है तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सीधा राइट एट्रियम से यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, सीधा जो सप्लाई हो रही थी यहाँ पर जैसे हमने बताया था पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएंगे, लंग्स में। अब लंग्स में जा रहे हैं तो लंग्स में जाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग्स कोलैप्स्ड हैं, लंग कोलैप्स्ड हैं, तो यहाँ पर कंप्रेस्ड हैं, जो भी आर्टरीज हैं, जो भी वेंस हैं, जो भी वेसल्स हैं वो कंप्रेस्ड हैं यहाँ पर। तो सारी वेसल्स यहाँ पर कंप्रेस्ड हैं। तो यहाँ पर प्रेशर जो है पल्मोनरी में, यहाँ पर यानी कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे हमने बताया था कि इधर राइट जो सर्किट होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, जो भी पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है फोरामेन ओवल के थ्रू राइट से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वॉल के थ्रू ये जाएगा एओर्टा में। अब एओर्टा से कहाँ जाएगा, सबसे पहले अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में इधर से जाएगा। सो ये सप्लाई कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद यहाँ पर जब भी ये डिसेंड हो रहा है तो यहाँ पर एक स्पेशल कनेक्शन होता है, तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से स्पेशल कनेक्शन होता है जिसे कि यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है। अब ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड जा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ पर इस संट से कहाँ चले जाएंगे, एओर्टा में चले जाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरीज आ रही थी, पल्मोनरी आर्टरीज का यहाँ पर कनेक्शन हो गया है एओर्टा से।
जिसे क्या बोल रहे हैं, डक्टस आर्टरीसिस, क्योंकि यहाँ पर दो आर्टरी के बीच में यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, दो आर्टरीज के बीच में संटिंग हो रही है। एक कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, और एक बड़ी आर्टरी है जिसे एओर्टा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में संट हुआ है तो इसे डक्टस आर्टरीसिस कहा जा रहा है। तो डक्टस आर्टरीसिस के थ्रू ब्लड जो है, हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पर लंग्स कोलैप्स्ड हैं, और जो प्रेशर से ब्लड आ रहा है ज़्यादा अमाउंट में, ऊपर से ब्लड जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पर लंग्स कोलैप्स्ड है, लंग्स में नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। प्रेशर ज़्यादा बनने की वजह से यह ट्रंक, यहाँ पर जो डक्टस आर्टरीसिस प्रेजेंट है, यहाँ पर जो कनेक्शन प्रेजेंट है, उसके थ्रू, संट के थ्रू ये एओर्टा में चला जा रहा है। अब एओर्टा से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा से यहाँ पर नीचे इंटरनल इलियक आर्टरी से यहाँ पर अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू फिर से प्लेसेंटा में चला जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर से प्लेसेंटा में आ गया। अब क्या होगा, अब इसका फिर से ऑक्सीजनेशन होगा, गैस एक्सचेंज होगा, अम्बलाइकल आर्टरी से जो ब्लड आया फिर से वही रिपीट होगा प्रोसेस। तो इस तरह से सर्कुलेशन होता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से यहाँ पर ब्लड की कितनी जगह पर मिक्सिंग हो रही है। फीटल ब्लड जो है, फीटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्लेसेंटा में आया, यहाँ से ऑक्सीजनेशन हुआ। 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अम्बलाइकल वेन के थ्रू कहाँ गया, अम्बलाइकस के थ्रू एंटर किया और फिर लीवर में गया। लीवर को ये बाईपास करता है, इसलिए इसे बाईपास चैनल भी कहा जाता है। यहाँ पर लीवर को सप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही लेस अमाउंट में ब्लड जो है वो इस ब्रांच से पोर्टल साइनस के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं, साइनोसाइड को सप्लाई कर रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में। तो यहाँ पर ये लीवर को सप्लाई ना करके इसको बाईपास करते हैं। बाईपास का मतलब होता है अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं तो उससे होते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर बाईपास करता है, तो इसलिए इसे बाईपास चैनल भी नाम दिया जाता है। एक यहाँ पर बाईपास करता है और यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन बाईपास करता है क्योंकि यहाँ पर लंग्स कोलैप्स्ड हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को यहाँ पर जो फोरामेन ओवल है, फोरामेन ओवल के थ्रू यहाँ पर राइट एट्रियम से सीधा लेफ्ट एट्रियम में चला जा रहा है, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को बाईपास कर दे रहा है। तो दो तरह के बाईपास यहाँ पर हो गए, एक तो लीवर को बाईपास करते हुए जा रहा है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन को बाईपास कर रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं मिक्सिंग ब्लड की कहाँ कहाँ हो रही है। सो अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का। अब ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पर अम्बलाइकल वेन के थ्रू जाएगा, लीवर को बाईपास करेगा। लीवर को बाईपास करने से पहले एक ब्रांच जो है वो यहाँ पर पोर्टल साइनस को सप्लाई कर रहा है, तो जो थोड़ा बहुत लेस अमाउंट में सप्लाई कर रहा है बट ब्लड की मिक्सिंग यहाँ भी होगी। तो फर्स्ट मिक्सिंग जो होगी ब्लड की वो यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर ब्लड कहाँ डाल रहा है, इन्फीरियर वेना केवा में। अब इन्फीरियर वेना केवा में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और इन्फीरियर वेना केवा में जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पर भी मिक्सिंग होगी ब्लड की, थोड़ी बहुत मिक्सिंग यहाँ पर भी होगी, तो दूसरी मिक्सिंग यहाँ हुई। अब ये ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड गया। अब राइट एट्रियम में ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पर भी मिक्सिंग होगी थोड़ी बहुत ब्लड की, तो थर्ड मिक्सिंग यहाँ पर होगी। अब ब्लड जो है वो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पर गया, लंग्स में न जाके हाई रेजिस्टेंस की वजह से एओर्टा में गया। अब एओर्टा से ये डायरेक्ट यहाँ पर नीचे, फिर दोबारा से यहाँ पर इंटरनल इलियक आर्टरी के थ्रू होते हुए अम्बलाइकल आर्टरी से प्लेसेंटा में चला गया। अब यहाँ पर जो ब्लड गया था लेफ्ट एट्रियम में, जो ब्लड जा रहा है वो तो यहाँ पर जा रहा है, बट यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड गए थे जिसमें से कुछ बहुत ही कम मात्रा में ब्लड जो लंग्स में गए थे वो फिर से यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ्ट एट्रियम में आएंगे। तो जो थोड़ी बहुत ब्लड आएगी लेफ्ट एट्रियम में, उसमें भी ब्लड की मिक्सिंग होगी। सो यहाँ पर फोर्थ मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लड यहाँ पर जैसे हमने बताया कि लंग्स कोलैप्स्ड हैं, बट थोड़ी बहुत मात्रा में ब्लड जो है वो लंग्स में भी जाएंगे, तो लंग्स से यहाँ पर, तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये वापस से लंग्स में आएंगे। तो यहाँ पर जो ब्लड थोड़ी बहुत ब्लड आ रही है उसमें भी मिक्सिंग होगी फिर, क्योंकि इधर से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आ रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पर भी मिक्सिंग होगी। अब फिर मिक्सिंग कहाँ होगी, अब यहाँ से मिट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड जो है एओर्टा में आया, अब एओर्टा के थ्रू यहाँ पर ब्लड जा रहा है। अब यहाँ पर जो संट प्रेजेंट है, यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसस संट प्रेजेंट है, जैसे हमने बताया डक्टस आर्टरियोसस। सो यहाँ पर हाई प्रेशर के कारण जो ब्लड जा रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पर लास्ट मिक्सिंग होगी। मीन्स 5 जगह पे ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा है, जिसमें पहला मिक्सिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखिए। अब ये देखिए
यहाँ पर पहली मिक्सिंग कहाँ हो रही है, पोर्टल वेन में जब जा रही है साइनोसाइटिस को सप्लाई करिए तो यहाँ पर पहली मिक्सिंग हो रही है। और यहाँ पर जो संट प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, डक्टस वेनोसस। संट भी साथ में देखते जाइए, 3 तरह के संट यहाँ पर प्रेजेंट है, एक डक्टस वेनोसस, एक हमने बताया फोरामेन ओवल और दूसरा डक्टस आर्टरियोसस। अब देखिए डक्टस वेनोसस इसे बोल रहे हैं, ये संट जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये लीवर को जो सप्लाई करी है साइनोसाइटिस, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ब्लड मिक्स होते हैं। अब ये ऊपर गया इंफीरियर वेना के बाद में मर्ज होकर यहाँ पर राइट एट्रियम में सप्लाई करेगा। अब राइट एट्रियम की बात करें तो यहाँ पर देखिए राइट एट्रियम में फोरामेन ओवल है, फोरामेन ओवल दूसरा संट है। अब ब्लड की मिक्सिंग कहाँ हो रही है, यहाँ से इंफीरियर वेना के थ्रू आया, दूसरी मिक्सिंग कहाँ हो रही है, राइट एट्रियम में हो रही है। राइट एट्रियम में क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना के वजह से भी जो ब्लड आ रहा है उससे मिक्सिंग हो रही है। तीसरी मिक्सिंग हमने कहाँ बताया कहाँ हो रहा है, तीसरी मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है, जो मीन्स यहाँ पर पल्मोनरी में नहीं जा रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, लंग्स में रेजिस्टेंस के कारण बहुत ही लिटिल मात्रा में जो ब्लड जा रहे हैं वो वापस आ रहे हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, तो वहाँ से मिक्सिंग हो रही है। फिर एक मिक्सिंग कहाँ हो रहा है यहाँ पर, डक्टस आर्टरियोसस से। सो डक्टस आर्टरियोसस यहाँ पर जो संट प्रेजेंट है यहाँ से ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। सो यहाँ पर टोटल मिलाकर कितनी मिक्सिंग हो रही है, कितनी जगह पे मिक्सिंग हो रही है, तो 5 जगह पे मिक्सिंग हो रही है, जिसमें सबसे पहला हमने बताया यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, एक लीवर में, दूसरा हमने बताया इंफीरियर वेना केवा में, तीसरा बताया राइट एट्रियम में, चौथा बताया हमने लेफ्ट एट्रियम में, 5वां हमने बताया यहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। सो कितने संट प्रेजेंट है, तो 3 संट के बारे में हमने डिस्कस किया। 3 संट कौन कौन से थे फिर से देख लीजिए। सबसे पहला संट है ये जो 2 ब्रांच में बट रही है, अम्बिलिकल आर्टरी जो 2 ब्रांच में बट के एक तो यहाँ पर साइनोसाइटिस को सप्लाई करिए और दूसरी जाकर इंफीरियर वेना की वजह से मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो संट बन रहा है उसे डक्टस वेनोसस कह रहे हैं। दूसरा संट यहाँ पर फोरामेन ओवल को बोल रहे हैं, फोरामेन ओवल जो एकदम सेकेंडम पर बना हुआ होल होता है। सो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फीटल सर्कुलेशन में राइट साइड में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारे सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर ज़्यादा सर्कुलेशन की वजह से जो फोरामेन ओवल होल के थ्रू ब्लड जो है संट के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चले जाते हैं। सो एक संट ये हो गया। अब तीसरा संट की बात करें तो डक्टस आर्टरियोसस, जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो संटिंग है यहाँ पर वो हो गया डक्टस आर्टरियोसस। तो यहाँ पर ये संट हो गया, तो 3 संट हो गए। कितनी जगह पे ब्लड मिक्स हो रहा है तो वो भी हमने बता दिया, 5 जगह पे मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर। एक तो लीवर में, 2 जगह पे बाईपास हो रहा है, एक तो लीवर को बाईपास करके निकल रहा है और एक हम बाईपास कर रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन को बाईपास कर रहा है, क्योंकि लंग्स यहाँ पर नॉन फंक्शनिंग है, लंग्स का कोई काम नहीं है, लंग्स ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहे हैं ब्लड का। सो यहाँ पर कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड जो है वो पास हो जा रहे हैं, ब्लड पास करके यहाँ पर राइट से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है बाईपास चैनल। बाईपास चैनल। आई होप फीटल सर्कुलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। तो प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू यहाँ पर फीटस में जाएगा। फीटस में लीवर को बाईपास करते हुए इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। जिस संट के थ्रू जाएगा तो यहाँ पर है डक्टस वेनोसस, यहाँ पर डक्टस वेनोसस के थ्रू जाएगा, पहला संट है। इंफीरियर वेना केवा में गया, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम में जाने के बाद यहाँ पर राइट एट्रियम में संट प्रेजेंट है फोरामेन ओवल, सेकेंड संट फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर उसके बाद अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए यहाँ पर प्लेसेंटा में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर राइट एट्रियम से ये ब्लड जो इंफीरियर वेना केवा से जा रहा था उसकी बात हो गई। यहाँ पर तीसरा संट ये है डक्टस आर्टरियोसस। अब देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम से जो ब्लड गया है ये इंफीरियर वेना केवा से आया हुआ ब्लड है। अब यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में।
अब यहाँ पर ये ब्लड जो आएगा इसमें भी प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में यहाँ पर कोलैप्स्ड है, लंग्स नॉन फंक्शनिंग है, सो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू, संट के थ्रू ये एओर्टा में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ वेरी लेस अमाउंट में जो ब्लड होंगे, वेरी लेस अमाउंट में ब्लड जो होंगे वो लंग्स में जाएंगे, तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ब्लड जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लंग्स है वो नॉन फंक्शनिंग है, यहाँ पर कंप्रेस्ड है, फ्लूइड फील्ड है, सो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड डायरेक्ट संट के थ्रू, डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू एओर्टा में आ जाएगा। एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन फिर अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा में आएंगे। प्लेसेंटा में यहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। तो यहाँ पर इसके बाद अम्बिलिकल वेन के थ्रू फिर से वही साइकिल रिपोर्ट होगी। तो यहाँ पर बाईपास कर रहा है पल्मोनरी चैनल, तो यहाँ पर इसलिए इसे बाईपास चैनल नाम दिया गया है। मिक्सिंग कहाँ कहाँ हुई ब्लड की, तो जैसे हमने बताया कि एक तो ब्लड की मिक्सिंग हुई लीवर में, फर्स्ट मिक्सिंग हुई, सेकेंड मिक्सिंग हुई इन्फीरियर वेना केवा में, थर्ड मिक्सिंग हुई राइट एट्रियम में, राइट वेट्रियम में जो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा था। फोर्थ मिक्सिंग हुई लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्यों हुई, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ही कम मात्रा में ब्लड जो लंग्स में गया वो वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, तो वहाँ पर मिक्सिंग हुई होगी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब यहाँ पर फिफ्थ मिक्सिंग कहाँ होगी, यहाँ पर होगी डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू जो पल्मोनरी ट्रंक में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में आएगा, तो यहाँ पर जो होगी फिफ्थ मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पर 5 जगह पे मिक्सिंग होगी। तो ये हो गया सभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने बताया फीटल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट बात करते हैं चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम प्री नेटल टू पोस्ट नेटल। अब फीटल सर्कुलेशन की बात हो गई। अब फीटल सर्कुलेशन के बाद आफ्टर बर्थ क्या क्या सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं। आफ्टर बर्थ यहाँ पर कोई भी प्लेसेंटा की ज़रूरत तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लंग्स जो होंगे बेबी के वो यहाँ पर फंक्शनिंग हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बेबी फर्स्ट क्राई करेगा, जैसे ही फर्स्ट ब्रीदिंग लेगा, उसके साथ ही जो लंग्स होंगे बेबी के वो एक्सपेंड हो जाएंगे, यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएंगे, कंप्रेस नहीं रहेंगे, फंक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्लेसेंटा की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग होगा, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ही कट कर दिया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी उसकी सप्लाई रुक जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरीज क्लोज होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, उसके बाद अम्बिलिकल वेन होती है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा ब्लड जो है फीटस से वो बाहर नहीं निकालना चाहेगा। तो यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरीज और वेंस जो होती है वो कट डाउन होने के बाद अब यहाँ पर किस तरह से सप्लाई होगा ब्लड का वो देखिए। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले जैसे ही लंग्स यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेंड करेगा, जैसे ही फर्स्ट ब्रीदिंग होगी बेबी की, बेबी क्राई करेगा, फर्स्ट ब्रीदिंग करेगा, इनिशियल ब्रीदिंग जैसे स्टार्ट करेगा वैसे ही लंग एक्सपेंड हो जाएगा यहाँ पर और स्टार्ट कर देगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस से जब लंग्स से स्टार्ट कर देगा तो उस टाइम पर हमको जो भी संट प्रेजेंट थे उस संट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो काम है वो लंग्स यहाँ पर ब्रीदिंग कर रहा है, यहाँ पर बेबी ब्रीदिंग कर रहा है, तो लंग्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी संट का काम नहीं है। तो यहाँ पर जो संट है वो क्लोज हो जाते हैं। तो किस तरह से होंगे, क्या क्या चेंजेज आते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया कि अम्बिलिकल यहाँ पर कट डाउन हो गया है जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड है बेबी का, तो इसमें अम्बिलिकल आर्टरीज और वेंस जो है, अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ पर फीटस से ब्लड को नहीं ले आएगी और यहाँ से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड है वो फीटस को जाएगा। उसके बाद यहाँ से कोई भी सप्लाई नहीं हो रही है। तो देखिए फीटल सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पर जो राइट साइड में प्रेशर था वो ज़्यादा था, राइट साइड में जो प्रेशर था ब्लड का वो ज़्यादा था और लेफ़्ट साइड में जो प्रेशर था वो कम था, लेस प्रेशर था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में जो ब्लड सप्लाई हो रहा था फीटल सर्कुलेशन में वो यहाँ पर अम्बिलिकल वेन के थ्रू भी हो रहा था और इन्फीरियर वेना के वजह से जो जा रहा था वो तो जा ही रहा था और यहाँ पर सुपीरियर वेना के वजह से भी ब्लड आ रहा था। तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ रहे थे, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ पर पल्मोनरी जो वर्कलोड था वो भी ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पर लंग्स कोलैप्स थे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा था। इस वजह से जो हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड यहाँ से आ रहा था इन्फीरियर वेना के से आ रहा था वो फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जा रहा था क्योंकि ज़्यादा प्रेशर था यहाँ पर। अब आफ्टर बर्थ क्या होगा, आफ्टर बर्थ जब लंग फंक्शन करने लगेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ से ये कट डाउन हो गया है तो यहाँ से कोई ब्लड की सप्लाई होगी नहीं। फर्स्ट अम्बिलिकल वेन जो है उसकी सप्लाई रुक जाएगी,
सो यहाँ पर इसकी कोई सप्लाई नहीं होगी, तो इसका जो ब्लड लोड पड़ रहा था, वर्कलोड पड़ रहा था, वो नहीं पड़ेगा, इसका प्रेशर हटेगा। अब जो ब्लड जा रहा है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ही जा रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ब्लड है ये नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर जो लंग फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जाएंगे लंग्स में, वो यहाँ पर लंग फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर रिवर्स सेंटरिंग हो जाएगी। किस तरह से, देखिए अब यहाँ पर प्रेशर यहाँ से हट गया, यहाँ पर कम प्रेशर हो गया। अब प्रेशर किधर बढ़ेगा, यहाँ से ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इधर कम मात्रा में प्रेशर जाएंगे। अब पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जो है वो ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ब्लड, यहाँ से दोनों तरफ के लंग्स से, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन के बाद, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आ रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखिए एक तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ा, तो यहाँ पर जो सेप्टम प्रेजेंट थे, जैसे हमने बताया कि कुछ इस तरह से सेप्टम होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। सेप्टम सेकेंडम पर होल होता है फोरामेन ओवल, सेप्टम सेकेंडम यहाँ पर जैसे हमने बताया, तो सेप्टम सेकेंडम पर जो होल है वो यहाँ पर सेप्टम प्राइमम होता है। तो इधर हाई प्रेशर है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, तो हाई प्रेशर की वजह से ये क्या होगा, सेप्टम प्राइमम जो है वो सेप्टम सेकेंडम को ओवरलैप कर लेगा, तो जिससे जो फोरामेन ओवल है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर बर्थ क्या होगा, इधर कम प्रेशर है, इधर ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये फोरामेन ओवल जो है वो क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फोरामेन ओवल क्लोज हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर फोरामेन ओवल क्लोज हो गया। अब ये यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ पर एओर्टा के थ्रू ऊपर जाएगा। अब एओर्टा में यहाँ पर कम पहले क्या था, पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर था, अब एओर्टा में ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी, अब लंग्स जो है फंक्शन करना शुरू कर दिए हैं, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से अब यहाँ पर हाई प्रेशर वाला ब्लड एओर्टा के थ्रू अब एओर्टा में जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर एओर्टा में हो गया, बिफोर बर्थ क्या था, बिफोर बर्थ एओर्टा में कम प्रेशर था और पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर था, तो पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये शंटिंग जो हो रही थी पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में हो रही थी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ हो रही थी, एओर्टा में हो रही थी। बट अभी इस टाइम क्या है, एओर्टा में ज़्यादा प्रेशर है, तो रिवर्स शंट यहाँ पर हो जाएगा, एओर्टा से कहाँ हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पर प्रेशर कम है और एओर्टा में ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिवर्स शंट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिवर्स शंटिंग हो रही है, तो रिवर्स शंटिंग से यहाँ पर एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस टाइम, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही शंट से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में आया, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा है ब्लड में, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, PGE2 को कम करेगा, यहाँ पर PGE2 का कंसनट्रेशन कम होगा। PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है बिफोर बर्थ यानी कि फीटल लाइफ में इस शंट को ओपन करके रखता है, तो यहाँ पर आफ्टर बर्थ क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या काम करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को का लेवल जो है उसको कम कर देगा यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रेडिकाइनिन जो है उसको इंक्रीज कर देगा, यहाँ पर ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, स्मूथ मसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अब स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, ये जो डक्ट ओपनिंग है डक्ट की यानी कि डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी भी क्लोजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आफ्टर बर्थ यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर एओर्टा से डायरेक्ट जो ब्लड रहेगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो चेंजेज होते हैं आफ्टर बर्थ देखने को मिलते हैं, क्योंकि आफ्टर बर्थ सारा काम होता है प्रेशर एक्सचेंज का, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फीटल लाइफ में क्या होता है, राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वो सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब आफ्टर बर्थ क्या होगा, लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सबसे पहले तो फोरामेन ओवल यहाँ पर क्लोज होगा। फोरामेन ओवल किस तरह से क्लोज हो रहा है हमने बताया कि सेप्टम सेकेंडम में जो होल होता है वो सेप्टम प्राइमम के द्वारा ओवरलैप कर लिया जाता है, इस तरह से क्लोज हो जाता है फोरामेन ओवल। और यहाँ पर ज़्यादा जो प्रेशर है वो एओर्टा में देखने को मिलता है, एओर्टा में ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये क्या होता है,
ज़्यादा प्रेशर एओर्टा में होने की वजह से रिवर्स शंटिंग हो जाती है। रिवर्स शंटिंग की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे PgE2 कम हो जाता है और स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला भी क्लोज हो जाता है। यहाँ पे से डक्टस वेनोसस, जैसे हमने बताया कि डक्टस वेनोसस यहाँ पर जैसे ही आर्टरी कट हुई, यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो बंद हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि ये चेंजेस हो गए आफ्टर बर्थ, सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर ये जो चेंजेज हुए हैं, जो स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं यानी कि क्लोजर हुआ है, वो बाद में क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि कौन कौन से रेमिनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 संट, जैसे हमने बताया कि फोरामेन ओवल, फीटल हार्ट में की बात हो रही है, फोरामेन ओवल ओपन रहता है, डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रहता है यहाँ पर। अब न्यूबॉर्न हार्ट में देखने को मिलता है, यहाँ पर एक क्लोज हो जाती है डक्टस आर्टेरियोसस। अब रेमिनेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एडल्ट लाइफ में आफ्टर बर्थ वो स्ट्रक्चर किस रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर रेमिनेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रेमिनेंट स्ट्रक्चर से पहले हम देख लेते हैं ये जो क्लोजर हुआ है यहाँ पर। सो क्लोजर हुआ है तो उसमें कितना टाइम लगता है। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर फीटल लाइफ में थे वो क्लोज हो गए। सो इसका मेनली 1 ईयर तक आते आते लगभग सारे स्ट्रक्चर क्लोज हो जाते हैं। इसमें फंक्शनल क्लोजर होता है। फंक्शनल क्लोजर जो होता है वो लगभग 5 मिनट में हो जाता है, आफ्टर बर्थ 5 मिनट में फंक्शनल क्लोजर हो जाता है। बट यहाँ पर एनाटॉमिकल क्लोजर जो होता है, एनाटॉमिकल क्लोजर होने में टाइम लगता है थोड़ा। एनाटॉमिकल क्लोजर में टाइम लगता है, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर अम्बलाइकल वेन और आर्टरीज की, ये 2 अम्बलाइकल आर्टरीज और 1 अम्बलाइकल वेन की बात करें अगर, तो इसको लगभग 2 to 3 मंथ लगते हैं। सो यहाँ पर अम्बलाइकल आर्टरीज और अम्बलाइकल वेन की बात करें तो 2 to 3 मंथ लगते हैं इसको कॉन्स्ट्रिक्ट होने में। अगर बात करें अम्बलाइकल आर्टरीज और वेन की तो इसको 2 to 3 मंथ लगते हैं क्लोजिंग में। इसके बाद बात करते हैं डक्टस वेनोसस की। डक्टस वेनोसस यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर की, तो ये विद इन अ वीक में यहाँ पर क्लोजिंग होता है, इसमें विद इन अ वीक। इसके बाद फोरामेन ओवल की बात करें तो फोरामेन ओवल को लगभग 1 साल लगते हैं, यानी कि 1 ईयर। इसके बाद डक्टस आर्टेरियोसस की बात करें, डक्टस आर्टेरियोसस को 10 to 21 डेज लगते हैं क्लोजिंग में। तो ये सारे एनाटॉमिकल क्लोजर हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी फंक्शनल क्लोजर जो होता है वो लगभग विद इन 5 मिनट में फंक्शनल क्लोजर हो जाता है। सो अब बात करते हैं रेमिनेंट स्ट्रक्चर की, कौन कौन से रेमिनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फोरामेन ओवल की बात करें तो फोरामेन ओवल से कौन सा रेमिनेंट स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर फोसा वेलिस हार्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो फोसा वेलिस जो कि सेप्टम में प्रेजेंट होता है यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, तो यहाँ पर फोसा वेलिस बनाता है फोरामेन ओवल जो कि रेमिनेंट स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। इसके बाद बात करें डक्टस आर्टेरियोसस की, तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या बनाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यहाँ पर लिगामेंटम बनाते हैं, आर्टेरियोसम आपको आर्टरी से याद रखना है। सो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाते हैं। इसके बाद बात करें अगर एक्स्ट्रा हिपैटिक पोर्शन ऑफ फीटल लेफ्ट अम्बलाइकल वेन की, अम्बलाइकल वेन जो जा रहा था हिपैटिक में लीवर में, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। तो एक तो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन जो एक्स्ट्रा हिपैटिक पोर्शन को सप्लाई कर रहा था, एक जो इंट्रा हिपैटिक पोर्शन को सप्लाई कर रहा था। तो एक एक्स्ट्रा हिपैटिक पोर्शन वाला जो साइनोसाइटिस को सप्लाई कर रहा था वो क्या बनाएगा, लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस, लिगामेंटम टेरिस बनाएगा, जिसे राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर बोलते हैं। अब दूसरा बात करते हैं जो डक्टस वेनोसस स्ट्रक्चर था, इंट्राहिपैटिक पोर्शन ऑफ द फीटल लेफ्ट अम्बलाइकल वेन, डक्टस वेनोसस क्या बनाएगा, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम बनाएगा। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ फीटल लेफ्ट एंड राइट अम्बलाइकल आर्टरीज। अब अम्बलाइकल आर्टरीज का प्रॉक्सिमल पोर्शन क्या बनाएगा, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज निकल रही थी, तो दोनों अम्बलाइकल आर्टरीज की जो प्रॉक्सिमल पोर्शन थी वो अलग चीज़ बनाएंगी और जो डिस्टल पोर्शन थी वो अलग चीज़ बनाएंगी। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल पोर्शन की बात करें तो प्रॉक्सिमल पोर्शन अम्बलाइकल ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरीज बनाएंगी, अम्बलाइकल ब्रांचेज बनाएंगी ये। और यहाँ पर डिस्टल पोर्शन ऑफ फीटल लेफ्ट एंड राइट अम्बलाइकल आर्टरीज क्या बनाएंगी, अम्बलाइकल लिगामेंट बनाएंगी। तो यहाँ पर अम्बलाइकल लिगामेंट्स बन रहे हैं डिस्टल पोर्शन से, और जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो यहाँ पर अम्बलाइकल ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरीज बनाएंगी। तो ये सारे रेमिनेंट स्ट्रक्चर रह जाते हैं जो कि एडल्ट लाइफ में देखने को मिलते हैं, ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अम्बलाइकल आर्टरीज बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं, जिसमें कि एक तो मीडियन अम्बलाइकल आर्टरीज बनती है जो कि नॉन फंक्शनल होती है। इसके अलावा यहाँ पर अम्बलाइकल ब्रांचेज बन रही है इंटरनल इलियक आर्टरीज की। इसके अलावा यहाँ पर बन रही है अम्बलाइकल लिगामेंट्स बन रहे हैं। तो ये सारे रेमिनेंट स्ट्रक्चर हो गए।
सो दिस इज ऑल अबाउट फीटल सर्कुलेशन। इसमें 3 कॉन्सेप्ट को हमने डील किया। इसमें फर्स्ट हमने देखा फीटल सर्कुलेशन किस तरह से होता है, उसके बाद हमने देखा किस क्या क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पर, सर्कुलेटरी चेंजेस क्या क्या आते हैं प्री नेटल से पोस्ट नेटल में। उसमें हमने सारे स्ट्रक्चर देखे, संटिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्लोजर देखा कब कब क्लोज होते हैं, जो भी संट हैं, जो भी यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें उसकी फंक्शनिंग क्लोजर कब होती है, एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है। इसके बाद हमने देखा क्या क्या रेमनेंट स्ट्रक्चर, एडल्ट रेमनेंट्स रहते हैं फीटल सर्कुलेशन के। सो आई होप आपको फीटल सर्कुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।